नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 12 सितंबर को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने 90 उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। कांग्रेस ने जहां 2 लिस्ट जारी की, 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, तो वहीं बीजेपी ने भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी की ओर से जारी की गई इस लिस्ट में कुल 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली समेत कई विधायकों का टिकट काट दिया है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। इसमें पेहोवा सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया। पेहोवा से अब कमलजीत सिंह अजराना की जगह जय भगवान को टिकट दिया गया। अब बीजेपी की 3 सीटें बची हैं, जिस पर ऐलान होना बाकी है। आज हम करेंगे टिकट की टक्कर में इसी पर चर्चा कि आखिर किसका संभावित काम आता है, जो आकलन है, और क्या कुछ सियासी दलों की रणनीति है, और आखिर 90 की 90 सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों को ना उतारना, उनके नामों का ना आना, क्या बड़ी रणनीति का संकेत तो नहीं है? सवाल बड़े हैं। सवाल यह कि हरियाणा की सियासत में इस बार कौन विनिंग मोमेंट लेकर आएगा पार्टी के लिए। उम्मीदवार कौन सा होगा जो जिताऊ होगा, टिकाऊ होगा, साथ ही साथ पार्टी जिस पर भरोसा कर पाए। ये नाम लिस्ट के जरिए अब सामने आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे अब तस्वीर साफ हो रही है। लेकिन सवाल ये कि जो सीटों पर पेच फंसा हुआ है वो कहां फंसा हुआ है, क्या वजह है, क्या पार्टी की रणनीति हो सकती है। कांग्रेस की स्थिति को देखकर यह लगता है कि कांग्रेस एक बड़े स्तर पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भीतरघात का डर है, बगावत का डर है, कई विरोधी सुर ना उठे जिस तरीके से बीजेपी में उठते देखे गए। सूची जारी होने के बाद इस्तीफों की झड़ी लगती हुई बीजेपी में नजर आई। दोनों ही पार्टियों के बीच में हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सियासत बेहद दिलचस्प होती जा रही है। विनिंग फैक्टर किसके साथ होगा, क्या कहती हरियाणा की सियासत, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसेट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट के जरिए समझिए हरियाणा की सियासत का हाल, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में चुनावी मुकाबला जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी ने आज 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी के साथ एक उम्मीदवार भी बदला गया है, तो वहीं कुल मिलाकर 3 सीटें होल्ड पर हैं। इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लगभग खत्म हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आज दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस की अगली उम्मीदवारों की लिस्ट पर तमाम निगाहें लगी हैं। हरियाणा का चुनावी दंगल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य दिलचस्प समीकरण सामने आ रही हैं। बीजेपी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद बगावत का दौर देखने को मिला है। ऐसे में बीच के अंतराल के बाद अब बीजेपी ने अपने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें पेहोवा सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है। पेहोवा में अब कमलजीत सिंह अजराना की जगह जय भगवान को टिकट दिया गया है। अब बीजेपी की 3 सीट बची हैं। इनमें महेंद्रगढ़, सिरसा और एनआईटी फरीदाबाद सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। विश्वास दिलाता हूं अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को, कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये बनने वाली है। और इसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूंगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं कि इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं वो उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है, तो एक हार की तरफ बढ़ने के संकेत उनके मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो अपना कार्यकाल ये पूरा किया है, इसमें जो जनता को हमने लाभ पहुंचाए हैं एक मूक क्रांति के नाते, और हम लोगों ने काम किया है। हमारा जो वोटर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, वो बहुत कोई इनकी तरह कोई बड़बोला नहीं है, बड़ा इस मूक क्रांति में शांति से काम करने वाला, बल्कि जो जनता के लोग हैं, जो घर बैठे जिनको सारे लाभ मिलते हैं, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को अगला एक मौका देने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन लगभग टूट गया है। बीते कल आम आदमी पार्टी की ओर से 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था और आज 9 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है।
आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बयान दिया है कि आप पार्टी द्वारा अब तक जारी की गई सूची में उसके मूल कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। हमारी पहली प्राथमिकता हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर दूसरी पार्टियों से अच्छे लोग आते हैं और हमारे पास जगह है तो हम उन्हें जगह देंगे। आम आदमी पार्टी ने अभी तक जो लिस्ट जारी की है, कोर अपने वोटर्स की लिस्ट जारी की है, कोर अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी की है। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले अपने कार्यकर्ता की है, परंतु इस बात से कोई इनकार नहीं है, अगर अच्छे व्यक्ति दूसरी पार्टी से भी आएंगे और हमारे पास जगह होगी तो हम उनको अकोमोडेट करेंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब तक 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इस सिलसिले में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है। कांग्रेस की उप समिति ने 49 उम्मीदवारों के नाम आलाकमान को भेज दिए हैं। इनमें 3 सीटों पर फैसला पार्टी नेतृत्व पर छोड़ दिया गया है। इनमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा का निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। इन सीटों पर फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया है। इन सीटों पर इन दिग्गजों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वहीं कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने साफ कहा है कि अब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन लगभग खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने पहल भी की और हमने एक बड़ा दिल दिखाते हुए इंडिया गठबंधन एक रहे सकारात्मक प्रयास भी किए। उनकी तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सकारात्मक प्रयास रहे, लेकिन अभी तक हमें इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि उन्होंने जो 20 लोगों की कल सूची और दूसरी आज सूची मीडिया के माध्यम से पता चल रही है क्यों जारी की। इस बारे में कि उन्होंने ये बैक ट्रैक क्यों लिया जब बातचीत सकारात्मक चल रही थी आगे, तो ये तो इस बारे में तो आम आदमी पार्टी बेहतर बता सकती है। हमने तो पूरी तरह से सकारात्मक सोच के साथ, अखिलेश जी हों, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे साथी हों, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इंडिया अलायंस का बड़ा पार्टनर होते हुए हमने सकारात्मक पहल की थी। वहीं कांग्रेस टिकटों की औपचारिक घोषणा से पहले ही अलग समीकरण भी देखने को मिल रहा है। बीते कल पलवल से करण दलाल ने तो बिना टिकट घोषित हुए ही नामांकन दाखिल कर दिया है। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस की ओर से घोषित उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले उनके टिकट के नामांकन को लेकर नई चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं। जाहिर है हरियाणा में जैसे जैसे उम्मीदवारों की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है, वैसे ही चुनावी दंगल की तस्वीर भी तेजी के साथ बदलती हुई दिख रही है। ऐसे में उम्मीदवारों के तमाम नाम सामने आने के बाद चुनावी दंगल का असली मुकाबला भी शुरू हो जाएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो सियासी दलों की रणनीति क्या कहती है? बीजेपी की आज जो लिस्ट जारी हुई है वो किस तरफ इशारा करती है, और उम्मीदवारों का जो चयन पार्टी ने किया है वो क्या है, और कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है, भीतरघात का डर है। तमाम सियासी गुणागणित लगाने की कोशिश सियासी दल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी उधर से कोशिश कर रही है कि 90 के 90 सीटों पर वो अपनी कैंडिडेट उतारे, लेकिन परिस्थिति कुछ और नजर आ रही है। गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का। आप तस्वीर क्या कहती है, हरियाणा की सियासत क्या कहती है, और टिकट की जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उम्मीदवार, जो नाम सामने आए हैं, उसको लेकर हरियाणा की फिजा जरूर, सियासत जरूर गर्म है, और इस गर्म सियासत के बीच जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह से अपने दावे को देखते हैं, तमाम सवाल है। देवेंद्र, सवाल यह कि आज बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, दूसरी सूची जारी की है, सवाल यह कि कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 90 की 90 सीटों पर एक साथ लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है? सभी सियासी दलों की, आम आदमी पार्टी की भी स्थिति कुछ कमोवेश ऐसे ही देखने को मिल रही है। देखिए सौरभ, करीब 8 या 9 दिन हो गए, मेरे को ध्यान है, बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की पहली सूची आई थी। वो पहली सूची आते ही जो घमासान मचा, 20 से ज्यादा सीटों पर विरोधी खड़े हो गए थे, बागी खड़े हो गए थे, जो बीजेपी के लिए सिरदर्दी बन गए थे, और पार्टी चिंता में पड़ गई थी कि ऐसे कैसे काम चलेगा। बहुत ज्यादा चिंता भी थी पार्टी के नेताओं को कि 67 सीटें हमने घोषित की और उसमें 20 से ज्यादा, करीब 2 दर्जन सीटों पर बगावत देखी गई। ऐसे नेता बाहर आ गए कि जो कितने 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे और डिजर्विंग भी थे, वो भी डिजर्विंग थे, मजबूत नेता थे, लेकिन उनको लगा कि हमारी की तो अनदेखी हुई है, पार्टी ने नहीं कंसीडर किया, तो उनके समर्थकों ने दबाव बनाया, कुछ उन्होंने अपनी तरफ से पहल की, समर्थकों को लामबंद किया कि आप आवाज उठाओ। तो 20 से ज्यादा सीटों पर विरोध के स्वर उठे, और 2 दिन पहले तक की एक खबर भी थी, हालांकि बीजेपी के नेता
मान रहे थे कि टिकट में बदलाव नहीं होगा। नायब सैनी मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अब टिकट नहीं बदली जाएगी, लेकिन ऐसे संकेत 2 दिन पहले भी मिले कि जिस तरह के हालात बन गए हैं फील्ड में, करीब 10 टिकटों पर दोबारा विचार हो सकता है। ये परसों तक की खबर है और मीडिया में भी ये खबर आई थी कि 10 टिकटों पर पार्टी दोबारा विचार कर सकती है। हो सकता है ये बात इसलिए कही गई हो कि जो विरोध है उसके सुर धीमे पड़ जाए, लोगों को लगे कि हाँ पार्टी रिकंसीडर करेगी, उसको रिव्यू करेगी, शायद वो बगावत को या तूफान को थामने की कोशिश होगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि टिकटें बदलने की बात हो या उस पर पुनर्विचार करने की बात हो। कांग्रेस की जहां तक बात है, हमने लोकसभा चुनाव की तरह देखा, पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, उसके बाद कांग्रेस ने जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग, वो हर वर्ग को, हर बिरादरी को, हर जाति को टिकट दिए जाएं। लोकसभा में भी ऐसा हुआ, बीजेपी ने पहले उतारे, कांग्रेस ने सारी स्थिति को समझने के बाद अपने उम्मीदवार उतारे, और अब भी ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की पहली सूची के बाद बगावत हुई, विरोध हुआ, पार्टी को धमकियां मिलनी शुरू हो गई, और अब देखिए रामविलास शर्मा कितने बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार मंत्री रहे, वो भी शेर सुना रहे थे पार्टी हाईकमान को कि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो इस तरह की चेतावनियां दे रहे थे इतने बड़े नेता, उनको भी टिकट पे होल्ड पे रखा गया और उनका विरोध सामने आया। तो कांग्रेस अब भी मेरे को लगता है उसी रणनीति पर चल रही है। वो शायद इंतजार करी थी कि बीजेपी की दूसरी सूची आए, आज दूसरी सूची आ गई। तो कांग्रेस ने 41 उम्मीदवार घोषित किए, 32 और उसके बाद 9, 41, अभी भी 49, मतलब आधी से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने अभी डिसाइड करनी है कि कौन उम्मीदवार होंगे। आज बीजेपी की सूची आई है, मेरे को लगता है कांग्रेस अब अपनी सूची थोड़ा कोई संशोधन करना हो तो कर भी सकती है, उनको टाइम मिल गया। तो कांग्रेस की सूची आज रात तक आ सकती है, नहीं तो कल तो आनी है जी। तो कांग्रेस सोच समझ कर सारे कदम उठा रही है। और बीजेपी की जो आज की 21 की सूची है, उसमें कई नेताओं के, बड़े नेताओं के, उनके विधानसभा क्षेत्र बदल गए हैं। नारायणगढ़ में किसको उतारा गया? पवन सैनी, डॉक्टर पवन सैनी, जो प्रदेश महामंत्री हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं लाडवा से, लेकिन उनको नारायणगढ़ भेजा गया, जो नायब सिंह सैनी की सीट है, जो उनकी पैतृक विधानसभा है। लेकिन अब नायब सैनी को लाडवा भेजा गया पवन सैनी की जगह। इसी तरह के कृष्ण बेदी शाहबाद से टिकट मांग रहे थे, 2014 में जीतकर मंत्री बने, 2019 में हार गए, उसके बाद वो तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राजनीतिक सचिव बने, फिर नायब सैनी के साथ भी रहे, उनको टिकट मिली शाहबाद की बजाय नरवाना से जाकर। मतलब एडजस्ट किया गया है, उनकी विधानसभाएं बदली गई। लेकिन आज की 21 उम्मीदवार की सूची है, 2 मंत्री हैं, सीमा त्रिखा उनका नाम पहले से था कि जिन मंत्रियों के टिकट कटे हैं उनमें उनका नाम था, उनके टिकट कटे। एक युवा चेहरा लाया गया फरीदाबाद के बड़कल से। और इसी तरीके से बनवारी लाल की टिकट के बारे में हमने चर्चा भी की थी जब सर्वे हुआ था 52 का, कि बनवारी लाल की टिकट कटने की संभावना या आशंका कम थी, लेकिन उनकी टिकट आज काटी गई। मेरे को लगता है राव इंद्रजीत वाला फैक्टर हो सकता है। राव इंद्रजीत जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बीच बीच में आक्रामक होते हैं कि तीसरी बार में मंत्री बना, सेंटर में बीजेपी के इतने विधायक जितवा कर दिए, मेरा प्रभाव है, लेकिन मेरे को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। मेरे को लगता है शायद राव इंद्रजीत को कोई मैसेज देने के लिए इस तरह का हो कि बनवारी लाल की टिकट काट दी गई, या उसकी जगह किसी और को एडजस्ट करना था, उसके कारण अलग हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 21 उम्मीदवार जो आए हैं, अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग की बात करिए, कांग्रेस जातीय समीकरण साधने की बात करिए, और अगले कुछ घंटों में मेरे को लगता है कांग्रेस की सूची आ जाएगी। बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए, कांग्रेस की बारी है। और या आम आदमी पार्टी जो गठबंधन की कोशिश करी थी, अभी 20 है, मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, जैसा 2 दिन पहले बयान आया, तो उनके पास पूरे कैंडिडेट नहीं है। 20 आगे, अभी 30 उनके आने बाकी है, और जो गठबंधन है उनके भी थोड़े बचे कुछ हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। अब महेश, हम देख रहे हैं सियासत बेहद दिलचस्प हो रही है। हरियाणा की जिस तरीके से लिस्ट आ रही है, वो लिस्ट सब कुछ बयां कर रही है। बीजेपी ने तो एक बड़ी संख्या में लिस्ट जारी की, पहले उम्मीदवारों की सूची जारी की। पहली सूची में जो उम्मीदवार थे तकरीबन 66 से 67, अब उसे 66 कहा जा सकता है, और दूसरी सूची में 21। अब सवाल ये कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो वेट एंड वॉच की स्थिति पर कांग्रेस नजर आ रही है। क्या सटीक विनिंग फॉर्मूला तलाशने के सियासी दल कोशिश कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और सियासी दलों की किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है अब हरियाणा की सियासत में, क्योंकि 12 सितंबर नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, समय बेहद कम बचा है। देखिए,
जातिगत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को लेकर अभी कुछ घंटों का वक्त और कांग्रेस पार्टी के पास है। अगर जातिगत इक्वेशन के सामने जाट, गैर जाट या किसी भी दूसरे जातिगत इक्वेशन पर अगर किसी तरह की बदलाव की जरूरत कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है, तो अब ये एक बेहतरीन वक्त, अगले कुछ घंटे कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतरीन ये अवसर माना जा सकता है। और साफ तौर से ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अंदर के तूफान को कांग्रेस पार्टी रोके रखना चाहती है। अगले कुछ घंटों तक जो है इस तूफान को अगर रोके रखेंगे तो जो खबरों की सुर्खियां दरअसल वो बदलने की कोशिश यहां पर है। कांग्रेस पार्टी के अंदर तूफान उठना है और उस तूफान को छिपाए रखने की कोशिश पर यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। जातिगत इक्वेशंस के आधार पर कुछ बदलाव का अवसर भी यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा सकता है। बेहतरीन ये स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए बनी हुई है। और जिक्र में यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कर लेता हूं, क्योंकि तूफान वहां पर बहुत ज्यादा हो चुका है। तूफान इस कदर हो चुका है कि 3 सीटें अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रोकी गई हैं, जिसमें एनआईटी फरीदाबाद भी है, जिसमें जो है महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट भी है, और इसके अलावा एक सीट और यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने होल्ड करने का काम किया है, सिरसा सीट। सिरसा सीट को रोका गया है क्योंकि गोपाल कांडा को लेकर अभी तक जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी को विलय, उस पार्टी का विलय करने के लिए यहां पर बीजेपी की तरफ से कहा गया था, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई विलय जो है गोपाल कांडा की तरफ से नहीं किया गया। तो गोपाल कांडा को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए, इसको लेकर मुझे लगता है कि अभी तक निर्णय नहीं हो पाया और सिरसा की सीट इसी वजह से रोकी गई है। जिक्र महेंद्रगढ़ का कर लेता हूं, यहां पर सबसे कद्दावर नेता, ब्राह्मण नेता जो माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, देखिए महेंद्रगढ़ सीट पर किसी भी तरह का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं किया गया और सबसे सीनियर वो नेता है। महेंद्रगढ़ सीट पर आज अगर रामविलास शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा जाना था तो आज की लिस्ट में उनका नाम दिया जा सकता था, लेकिन महेंद्रगढ़ सीट का आज फैसला नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में। और कल की तारीख में यहां सुबह 10 बजे जयराम सदन के अंदर एक खास बैठक जो है बुला ली गई है। अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान यहां पर रामविलास शर्मा की तरफ से कर दिया गया और कल 2:15 का वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया जब रामविलास शर्मा अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। अब पार्टी महेंद्रगढ़ सीट को लेकर फैसला नहीं कर रही है और रामविलास शर्मा सरीखे नेता अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो हालात किस कदर विस्फोटक हो चुके हैं समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वीरेन जी, जो स्ट्रेटजी है राजनीतिक दलों की, खासकर कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है और स्थिति जो बीजेपी की होती हुई नजर आ रही है, जो बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, और सवाल ये कि सियासी दल में जो उम्मीदवार है उनकी महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा अगर टूटती है तो जाहिर सी बात है बगावत के सुर उठेंगे ही। अब कांग्रेस की सूची जो जारी हुई है, अब खबर यह भी है कि उप समिति के पास 49 नाम आला कमान को लेकर भेज दिए गए हैं कि 49 नामों पर अब फाइनलाइज किया जाए। किन किन सीटों पर जबरदस्त दावेदारी, एक तरीके से जैसे कहा जाए कांटे की फाइट देखने को मिलती हुई नजर आएगी, और जो इतनी गफलत की स्थिति है वो आखिर कांग्रेस में भी क्यों बनी हुई है? देखिए, कांग्रेस अभी तक कोई फैसला नहीं कर पा रही, तो उसका कारण है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतर विरोध है और नेतृत्व है। और देखिए, अभी तक ये तय हो जाना चाहिए था कि कौन कौन सा प्रत्याशी कहां से लड़ेगा। अगर कांग्रेस का फैसला नहीं कर पा रही है तो कांग्रेस के अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, अब क्या मतलब जो है नामांकन प्रक्रिया में कितना समय रह गया है। मान लीजिए पानीपत की सीट है तो अभी तक ये तय ही नहीं हो रहा। देखिए, पहले तो मान लीजिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर गति बनी, अब तो बिल्कुल हो गया। तो ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार तय क्यों नहीं कर पा रही? हालांकि देखिए, कांग्रेस में ये अगर सहमति कराने का प्रयास होगा तो इसके लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी का परामर्श जो है महत्वपूर्ण निर्णय से जो है संबद्ध होगा, क्योंकि प्रदेश इकाई हो, चाहे प्रदेश प्रभारी हो, चाहे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हो अजय माकन जी, वो अपने स्तर पर फैसला नहीं कर पा रहे। तो स्क्रीनिंग कमेटी भी दुविधा में है और इसलिए राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के नाम का सहारा लिया जा रहा है। तो कांग्रेस में भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर कहीं ना कहीं अंतर विरोध भी है और बिखराव भी है और पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं आपस में टकराव भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो जैसे तैसे अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, चाहे पार्टी ने, चाहे मान लीजिए कोई जहां से दावेदार था तो उसको अपने क्षेत्र से ना देकर दूसरे स्थान से उम्मीदवार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन कांग्रेस में अभी जो है गतिरोध बना हुआ है और कांग्रेस में इस बात की आशंका है कि कहीं ना कहीं बगावत होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट रूप दे दिया और जो लोग विरोधी हैं, जो लोग बागी होने जा रहे हैं, पार्टी उनको मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पार्टी झुकी नहीं है। पार्टी ने कहीं भी
अपने समर्पण का संकेत नहीं दिया। हालांकि देखिए कुछ सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, मान लीजिए डॉक्टर पवन सैनी को एडजस्ट किया, कृष्ण बेदी को एडजस्ट किया, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस कृष्ण कुमार जी ने अभी जो कल ही इस्तीफा दिया और आज उनको टिकट भी दे दी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी एक छवि बनी है। देखिए प्रोफेसर रामविलास शर्मा के बारे में पार्टी अभी तक तय नहीं कर पा रही। अगर आपने अपने पुराने पार्टी अध्यक्ष को टिकट नहीं देनी है, उनको चुनाव मैदान में नहीं उतारना, तो स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो 2 सूची जारी होने के बाद भी अगर उनका नाम नहीं आ रहा प्रोफेसर रामविलास शर्मा का, और इसी तरह एनआईटी से अपने कृष्ण पाल गुर्जर जी के बेटे का देवेंद्र चौधरी का भी अगर पार्टी तय नहीं कर पा रही, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर विरोध है। पार्टी को भी जो है सहज स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा, और पार्टी के लिए स्थिति जो है अच्छी नहीं है। देखिए आपने सीमा त्रिखा का टिकट काट दिया, स्पष्ट संकेत दिया, गणेश अदलखा को मैदान में उतारा। तो इसलिए पार्टी को अन्य सीटों पर भी जो 2-3 सीटें बच गई हैं, 3 सीटें बची हुई हैं, उन पर भी अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए था। क्या वजह मानते वीरेंद्र जी, क्या वजह है? क्या दबाव में है पार्टी, या फिर कुछ और बेहतर विकल्प की तलाश में है कि कोई बेहतर विकल्प मिल जाए, इसके इंतजार में, या फिर कोई और वजह है? नहीं, पार्टी दबाव में है जो दिखाई दे रहा है। मान लीजिए जय भगवान डीडी दावेदार थे तो उनको पेवा से टिकट दे दिया, अजनारा ने टिकट अपनी छोड़ दी, जिस कारण से छोड़ी है उसके लिए जय भगवान डीडी की जो है संभावना बन गई, उनको पेवा से प्रत्याशी बना दिया। अगर आप जो है दया सिंह सैनी को नारायणगढ़ से नहीं लड़ा रहे और उनको लाडवा से लड़ा रहे हैं, जो लाडवा के थे डॉक्टर पवन सैनी, उनको आपने नारायणगढ़ भेज दिया। कृष्ण गोदी शाहबाद से मांग रहे थे, उनको नरवाना भेज दिया। तो ये प्रयोग कितना सफल रहेगा? देखिए पार्टी को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जो व्यक्ति जो अपनी कीमत मांगता रहा है, वहां काम करता रहा है, तो सिर्फ उसको टिकट देकर संतुष्ट करने की दृष्टि से पार्टी ने ऐसा किया है। लेकिन उसको अपने निर्वाचन क्षेत्र से तो वंचित किया ही किया है। इस बात की पीड़ा प्रत्याशी को भी रहेगी, और हो सकता है पार्टी को उसका नुकसान भी उठाना पड़े। जिस तरह पिछली बार जो पिछली बार वेदपाल जी को कुफरी से लड़ा दिया गया था, हालांकि कुफरी से चुनाव लड़ने नहीं थे, लेकिन वहां उनकी जमानत जब्त हो गई। तो इसने देखिए असहज स्थिति जो उत्पन्न होती है। बिल्कुल देवेंद्र, जो परिस्थिति है अब सवाल ये कि जो रद्दो बदल किया जा रहा है, यानी कि लाडवा से पवन सैनी होने चाहिए थे, उन्हें नारायणगढ़ भेज दिया, जैसे कि वीरेंद्र जी बता रहे हैं, और जो लड़ने चाहिए थे उन प्रॉपर सीटों पर वो नहीं, यानी कि बड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है। एक बड़ा प्रयोग बीजेपी के बारे में कहा जाता है, अक्सर करती है। इस बार इस प्रयोग को कितने सिरे जनता चढ़ाएगी? ये एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, फिर स्ट्रेटेजी कुछ और है? देखिए सौरभ, प्रयोग में ये प्रयोग को हम पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं कि प्रयोग होता है जब आप कंफर्ट जोन में हो, स्थिति आपके कंट्रोल में हो। प्रयोग तब होता है जब चीजें पॉजिटिव तरीके से करनी हो, उस तरह की सोच हो। लेकिन सीटें बदली जा रही है, मेरे को लगता है एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है, स्थानीय कारण है, जो सर्वे हुआ है, सर्वे में स्थानीय तौर पर शायद उनकी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर मुखर होकर निकला है। जो जहां से डर रहा था उनके खिलाफ मेरे को लगता है जनता में गुस्सा है। सर्वे जो रिपोर्ट आई है, या वैसे 2-3 सर्वे भी हुए हैं, जो स्थानीय कारण रहे हैं, स्थानीय लोगों की नाखुशी रही है, काम नहीं हुए, लोग संतुष्ट नहीं है, इसकी वजह मैं यही मानता हूं सीटें बदली गई हैं कि उस आदमी को दूसरी जगह पे जाके ला दो, वहां के लोगों की कोई नाराजगी नहीं, उनके लिए नया होगा। तो प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी स्थिति कंट्रोल में होती है, जब हम अच्छे के लिए प्रयोग करते हैं। मेरे को लगता है यहां डिफेंसिव स्टेप लिए गए हैं, रक्षात्मक मुद्रा में पार्टी है कि अगर कोई विधायक है या वो एक चेहरा है जिसको टिकट दी जा सकती है, उनके खिलाफ अगर माहौल है, लोग नाराज हैं, उनसे खुश नहीं है, तो उनको उठाकर दूसरी जगह ले जाओ। ठीक है देवेंद्र, इसकी वजह मैं ये मानता हूं एंटी इनकम्बेंसी है, नाखुशी है, असंतुष्टि है, और ये डर है कि अगर इसको यहां से लड़वाया तो पार्टी चुनाव हार सकती है। ये प्रयोग नहीं कहूंगा मैं इसको एंटी इनकम्बेंसी का, और एक सर्वे आधारित जो चीजें सामने आई हैं, ये उसका डर है। महेश, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा शॉर्ट में कि अब आगे की रणनीति किस तरीके की नजर आ रही है सियासी दलों की? अब कांग्रेस की जो सूची जारी होगी, संभावित क्या आज जारी हो सकती है? क्या कुछ बड़ा होगा उस सूची में? हालांकि हमने देखा कि जो सूचियां जारी हुई उसमें ज्यादा नाम उभर कर सामने नहीं आए। इस बार क्या 49 जो सीटों पर मंथन चल रहा है, क्या वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे? 90 सीटों पर कांग्रेस ऐसी पार्टी बन जाएगी कि ऐलान कर दे इस स्थिति में?
देखिए, आज आधी रात तक यानी 10 साढ़े 10 बजे तक एक सूची का इंतजार आप कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की सूची होगी, लेकिन फुल एंड फाइनली सूची दे दी जाएगी, इस पर भी मुझे संशय की स्थिति अभी तक नजर आ रही है। हो सकता है कि एक और लिस्ट का इंतजार कांग्रेस पार्टी को लेकर करना पड़े अगले कुछ घंटे, यानी 10:30 बजे के बाद भी एक और लिस्ट का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि विस्फोटक स्थिति को जो है रोके रखने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। यहाँ एक संयमित तरीके से चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में हो रही है, तो लगता नहीं है कि फुल एंड फाइनल आज की लिस्ट में कर दिया जाएगा। हो सकता है कि एक और लिस्ट का इंतजार करना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 12 सितंबर नामांकन का आखिरी दिन है। अब सवाल यह कि जो कांग्रेस की सूची है वो कब तक जारी हो पाएगी, और जो सूची में नाम होंगे वो कौन कौन से होंगे, क्या विनिंग कैंडिडेट का जो फॉर्मूला है वो सटीक पार्टी के द्वारा लगाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसमें काफी हद तक तस्वीर क्लियर कर दी है। अब सवाल यह कि जो विधानसभा क्षेत्रों को बदला गया है उसके पीछे पार्टी की रणनीति क्या कहती है, सियासी जानकार क्या कुछ कह रहे हैं, नफा नुकसान पार्टी ने क्या कुछ सोचा है, और आगे हरियाणा की सियासत में और क्या बड़ा होने वाला है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना बाकी है। लेकिन 12 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है और पार्टियां रणनीति किस तरीके से बनाएंगी, ये बड़ा सवाल है। और इसको लेकर हरियाणा की सियासत एक बार फिर से गर्म होती नजर आ रही है। विनिंग कैंडिडेट, विनिंग फॉर्मूला क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।